चलिए, पिछली क्लास में अपन कहाँ थे? हमने कायिक जनन पढ़ लिया था, है ना। हमने पुष्प की संरचना बता दिया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे, परागण पढ़ रहे थे, है ना। पराग कणक देख लिए थे, पराग कोश देख लिया था, है ना। और अपन देख लिए थे नर जननांग और मादा जननांग पुष्प के हमने देख लिए थे, है ना। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, ये क्या होता है, ये किस तरह संरचना होती है ना, ठीक है। ये क्या होता है, पराग कोश होता है। क्या होता है, पराग कोश। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, पराग कण का। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, ये क्या है, इसके अंदर है पराग कण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पराग कण होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हमने ये दूसरी संरचना बनाई, ये, ठीक है। ये हमने दूसरी संरचना बनाई, ठीक। ये, ठीक। ये क्या होता है, मादा जननांग होता है, ठीक। अब इसमें ये क्या होते हैं, यहां पे ये क्या होता है, पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण होता है। और इससे निकलने वाली ये नलिका क्या कहलाएगी, पराग नलिका कहलाती है। पराग कण से निकलने वाली नलिका क्या कहलाएगी, पराग नलिका कहलाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वर्तिका होता है ना। और ये क्या होता है, अंडाशय होता है। और ये क्या होता है, पुष्पासन होता है। क्या होता है, पुष्पासन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो हंसिये के आकार की संरचना हमने बनाया इसको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, ओके। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हमें पढ़ना था अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था परागण। क्या स्टार्ट होने वाला था, परागण, ठीक है। परागण हमने बोला था, परागण क्या होता है, पराग कोश में किसका निर्माण होता है, पराग कण का। और ये पराग कण क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ये क्या होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। और ये अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। और बीजांड क्या होता है, मादा युग्मक होता है। क्या होता है, मादा युग्मक होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पराग कोश में ये पराग कण बने हैं ये कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर। कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक। यानी जो मादा जननांग है उसके कहाँ पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक। कौन पहुंचेगा, ये पराग कण पहुंचेंगे, ये पराग कण पहुंचेंगे, है ना। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात उनका क्या होगा, पराग अंकुरण होगा। और पराग अंकुरण के पश्चात ये जो बन रही है पराग नलिका, पराग नलिका, ठीक है। और ये पराग नलिका आगे जाके कहाँ मिलेगी, बीजांड में, है ना। और जहां पे निषेचन क्रिया होगी, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो आगे हम देखते हैं परागण। हाँ, पराग कोश से इधर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, परागण कहलाएगी।
पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाएगी। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। क्या कहलाएगी? परागण। यानी यहां से यहां तक क्या आ रहा है? पराग कण जा रहा है। ठीक है, यह क्रिया क्या कहलाएगी? परागण। क्या कहलाएगी? परागण। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे फिर देखते हैं परागण के प्रकार क्या होते हैं। इतना मैंने कल कंप्लीट कर दिया था पिछली क्लास में, है ना। आगे देखते हैं आगे की। चलिए पहले हम परागण की डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा। ठीक है, पराग कोश से पराग कणों का, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। ओके, ये जो परागण होता है कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। ठीक है, ये परागण जो होता है, परागण ये कितने टाइप्स के होता है? 2 तरह के, 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? स्वपरागण, और कैसा होता है? परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। परागण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, स्वपरागण, परपरागण। चलिए देखिए, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पुष्प है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, ये पत्ती है। फूल में पत्ती भी होती है ना। चलिए देखिए, अब ये मान लीजिए पुष्प का पौधा है और इसमें मान लीजिए ये फूल लगा हुआ है। क्या लगा है? फूल लगा है। अब इस फूल में कुछ छोटे छोटे, आपने देखा होगा, संरचनाएं निकलती हैं। एक फूल ये हो गया, दूसरा मान लीजिए यहां पे लगा हुआ है। ध्यान से देखना। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है? जब पराग कोश से पराग कण निकलकर, पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मान लीजिए ये पुष्प है और इसी पुष्प के कहां तक आ गया? वर्तिकाग्र तक आ गया। ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे पर उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जिस पुष्प में
फीमेल और मेल दोनों हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हैं। यानी पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक। पराग कोश से पराग कण निकलकर, पराग कोश इसी में होगा और पराग कण भी इसी में होगा। पराग कोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे पर उपस्थित, उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के, उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण। स्वपोषण कहाँ? परागण। हाँ, अभी स्वपोषण तुम बोल रहे थे, यहाँ पोषण अलग है, यहाँ परागण हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? स्वपरागण। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कण को, यानी पराग कणों की पहुंचने की क्रिया, पराग कणों की पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाएगी। ठीक है। पर परागण क्या होगा? मान लीजिए ये दूसरा पौधा है, मान के चलिए ये मान लीजिए अभी इसमें पत्तियां लग रही, ठीक है। इस बार हम 3 ही पत्ती बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें एक फूल लगा है, ये फूल लगा है खिलता हुआ। देखो फूल वूल बनाना आता नहीं है, बना रहा हूं, ठीक है। अब पर परागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर किसी दूसरे पुष्प के, किसी दूसरे पौधे के दूसरे, यानी किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के, ये पौधा है। अब यहां से ये क्या होगा? निकलेगा। कौन निकलेगा? परागकण यहां से निकलेगा और ये क्या करेगा? यहां तक आएगा इस पुष्प पर। ये पहला पुष्प हो गया और ये दूसरा पुष्प का पौधा हो गया। पहला पुष्प हो गया और दूसरे पौधे का पुष्प का पौधा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये क्या हो गया? पहला पुष्प पौधा हो गया और ये दूसरा पौधे का पुष्प हो गया। तो पराग कोश में होंगे पराग कण, तो पराग कोश से पराग कणों का निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों की पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? उसी पुष्प के या उसी पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। और परपरागण में क्या होता है? किसी दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक। समझ में आया? दोनों में अंतर है। स्व में खुद में, स्व में खुद में और पर में दूसरे पे। ठीक है, तो चलिए देखें, यदि हम स्वपरागण की परिभाषा यदि लिखते हैं तो क्या होगी? पराग कोश से पराग कोश से पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, पराग कोश से
पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र उसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का पहुंचना या पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, क्या पराग कोश से पराग कणों का निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्वपरागण। ठीक है, परपरागण क्या कहलाएगी? पराग कोश से पराग कणों का निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परपरागण कहलाएगी। ठीक है, क्या पराग कोश से, ये किसकी डेफिनेशन हो गई? स्वपरागण की हो गई। ये दूसरी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? परपरागण की। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परपरागण कहलाती है। परपरागण कहलाती है। पराग कोश से पराग कणों का निकल कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। ओके, ठीक है, लिखिए। लिख लिए? जल्दी लिखो।
हो गया। आगे देखिए, चलो देखो अब क्या होगा। यदि हम देखें स्वपरागण में खुद ये वो स्वपरागण है, इसमें क्या होगा, पराग कणों की आवश्यकता क्या होगी, कम होगी कि नहीं, क्योंकि वहीं पे जाना है, उसी पुष्प के निकलना है और उसी पुष्प के यानी उसी पुष्प के पराग कोश से निकलना है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो इस क्रिया के लिए, स्वपरागण के लिए पराग कणों की आवश्यकता कम होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है कि नहीं। द्विलिंगी का मतलब होता है नर जननांग और मादा जननांग का होना आवश्यक है, जब ही तो क्या होगा, निषेचन होगा, जब ही तो परागण होगा, तभी होगा ना। नहीं आ रहा समझ में? यानी पुष्प जब द्विलिंगी होगा, जब ही क्या होगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा। जब भाई पुष्प एक लिंगी रहेगा तो कैसे पहुंच जाएगा? जनन होना संभव है क्या एक लिंगी पुष्प में? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पुष्प का द्विलिंगी होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, पहला क्या है, पराग कणों की आवश्यकता कम होती है। दूसरा क्या है, पुष्प के द्विलिंगी होना आवश्यक है। तीसरा क्या है, इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होगी भाई। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है तो काय की माध्यम, खुद से चला जाएगा, है ना। तो पहली इसमें क्या होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर स्वपरागण से उत्पन्न होने वाली यानी स्वपरागण से उत्पन्न होने वाली संततियां क्या होंगी, शुद्ध होंगी, बिल्कुल प्योर होंगी। क्यों? क्योंकि उसी प्रजाति के पुष्प में क्या हो रहा है, उसी पुष्प में क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, किसी दूसरे पुष्प में नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाले जो संततियाँ होंगे इसकी, या कि उत्पन्न होने वाले जो पौधे होंगे, वो क्या होंगे, उनमें शुद्ध गुण होगा, बिल्कुल प्योर कैरेक्टर होगा। ठीक है। अब इम्प्योर कहाँ हो जाएगा, जब इससे जाएगा, यानी स्वपरागण से परपरागण जब होगा, क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मानवों में यदि देखें, मान लीजिए मेल क्या है, कैसा है, बिल्कुल गोरा चिट्ठा है। फीमेल क्या है, मान लीजिए कैसी, सांवली है। तो होने वाले संततियां कैसी होंगी नहीं पता, वो सांवला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। तीनों कंडीशन है कि नहीं है। सभी के जो चेहरे होते हैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी मिलते हैं। कोई तो गोरा होता है, कोई बोलते हैं मम्मी जैसे है, कोई बोलेगा पापा जैसे हैं, कोई दोनों बीच का रह जाता है। होता है कि नहीं होता है? कैसे पुष्प में भी होगा। देखो ये डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आया, कैरेक्टर के ट्रांसफ्यूशन से। जब कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उनके गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, नए गुण डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ भी होगा, यहाँ पे स्वपरागण होगा तो यहाँ नए गुण होने की संभावना है ही नहीं है, नए गुण इसमें पैदा होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक हो रहा है और उसी फैमिली में हो रहा है।
क्या यदि किसी भी व्यक्ति की शादी हो रही है तो उसी घर में थोड़ी होती है, किसी दूसरे घर में होती है। तो कैरेक्टर क्या है, दूसरे जगह से आया, लक्षण तो दूसरे जगह से आया। अब उत्पन्न होने वाली संततियों का जो कैरेक्टर होगा अलग होगा, उनकी फैमिली से, उनके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो स्वपरागण से, यहाँ पे जो स्वपरागण से उत्पन्न होने वाले जो पुष्प होंगे, पौधे होंगे, उनका कैरेक्टर क्या होगा, उनके पेरेंट्स से पूर्ण रूप से मिलेगा। जैसे हमने तुमको क्या बताया था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता था, उत्पन्न होने वाली संततियां भौतिक और आनुवंशिक रूप से क्या होती, पूर्ण रूप से समान होती। यहाँ भी ऐसे होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि उसी पुष्प के वर्तिका यानी उसी फैमिली में क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, परागण हो रहा है। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाली संततियां क्या होंगी, अपने पेरेंट्स के समान होंगी, उसमें नए कैरेक्टर नहीं डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि उसी फैमिली के हो रहा है ना। तो इसमें नए, इस क्रिया में क्या होगा, नए गुणों का विकास नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें कोई नया गुण कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा। इतना समझ में आया स्वपरागण में। यही अंतर में भी लिखोगे, एज इट इज जो पॉइंट लिखा रहा हूं यही अंतर में छाप देना, बस लिख लो। स्वपरागण और परपरागण में अंतर नहीं देंगे। हाँ, ये क्या है, स्वपरागण के गुण है। क्या है, गुण, स्वपरागण के गुण, कैरेक्टर। जल्दी लिखो। लिख गया, बड़ा फास्ट हो। चलो लिख लिए। लिखने में ज़्यादा टाइम मत लिया करो। अब देखो, परपरागण में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट लिख दो। क्या, परपरागण के यदि गुण लिखते हो क्या लिखोगे, पहली बात, इसमें पराग कणों की अधिक की जगह, कम की जगह में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया के लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, इस क्रिया के लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, पुष्प का एक लिंगी होना, या इसमें इस क्रिया के लिए पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकता है। ठीक है, इस क्रिया के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि परपरागण के लिए पुष्प द्विलिंगी ही हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, इस क्रिया के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या हो गया, इस क्रिया के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अगला पॉइंट होगा, हाँ अगला पॉइंट क्या है, परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक जाएगा। इसका मैं ऊपर लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट ये लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्वपरागण का मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट पर है, देखो इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इस क्रिया के कारण कौन सी क्रिया के कारण, परपरागण के कारण, परपरागण क्रिया के कारण नए गुणों का विकास होता है, नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, नए गुणों का विकास होता है। लिख लिया, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा था परागण और स्वपरागण। परागण क्या होता है, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाते हैं। इतने बाद भी, इतने पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतनी बार बोलने के बाद भी यदि तुमको समझ में नहीं आता तो कोई नहीं समझा सकता है। भगवान आके तथास्तु नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें घुट्टी घोल के पिलाएगा। ये ध्यान रखना। यदि आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है तो डेली का डेली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। यदि यहाँ पे आप 1 घंटे पढ़ते हो तो घर जाके उसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट आप पढ़ के उसको रिवाइज कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, कब 20 मिनट में रिवाइज होगा, जब मानसिक रूप से यानी पूरा दिमाग लेके आओगे यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे रहेगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे रहेगा, जब होगा। अब ये आया कि तुम आ गए हो, शारीरिक रूप से तो उपस्थित हो लेकिन मानसिक रूप से नहीं उपस्थित हो, यानी तुम्हें बैठे यहाँ हो और तुम्हारा ध्यान घर में है कि आज क्या बन रहा है, छोले पूड़ी बन रही है कि क्या बन रहा है, तो ऐसे में नहीं होगी पढ़ाई। देखो समझ में आए? आपको पढ़ने के लिए डेली का डेली यहाँ से जो जाते हो पढ़ के, यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जाता है डेली का डेली रिवीजन करना है, डेली पढ़ना है। और जब यहाँ पे आया करो तो पढ़ के आया करो, ऐसे मुंह उठा के मत चला आया करो। समझ में आया? डेली, ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 4 दिन गायब हो गए। समझ में आया? नहीं, अभी तो पढ़ रहे हो, 2-3 दिन बाद ये कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, सफ़ा प्लेन, जैसे आए थे वैसे हो जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखो। ये हमारा था परपरागण, स्वपरागण और परागण की क्रिया हमने पढ़ लिया। अगला आप देखते हैं निषेचन। परागण तो हो गया, क्या हो गया,
परागण तो हो गया, हमने परागण तो करवा दिया, वर्तिकाग्र तक पराग कणों को पहुंचा दिया। अब आगे की क्रिया देखते हैं क्या होती है। ठीक है, देखो ये क्या था, ऐसे अभी हमने पढ़ा था, यहां पे ये क्या होते थे, परागकण थे। ये क्या होता है, परागकण। अच्छा, ये परागकण जो होते हैं तो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं। देखो अगुणित और द्विगुणित का मतलब होता है, अगुणित यदि होगा, यदि अगुणित होगा तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। यदि होगा द्विगुणित, द्विगुणित होगा तो क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब बताओ, ये नोट करके लिख लेना। तीसरा पॉइंट देखो, अगुणित का मतलब समझ में आया, अर्धसूत्री विभाजन होगा, द्विगुणित होगा तो समसूत्री विभाजन। इधर देखो, जो युग्मक होते हैं गैमिट, चाहे वो नर युग्मक हो, नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों में, दोनों युग्मकों में, दोनों युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखाया था क्या, सॉरी, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। चलो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। ये नोट करके लिख लो, लिख लिए। चलो इधर देखो, हम पढ़ रहे थे परागण, निषेचन पढ़ना था हमें। क्या पढ़ना है अब, हमारा टॉपिक क्या है, निषेचन। हमें ये पढ़ना है, निषेचन की क्रिया पढ़नी। ठीक है, निषेचन पढ़ना। चलिए देखिए निषेचन होता क्या है, पहले ध्यान से देखना, पूरा कंसंट्रेशन इधर, कॉपी बंद कर लो। परागकण है, परागकण कहाँ से आया है, परागकोश से आया है। परागकण कहाँ से आया है, परागकोश से आया है। कहाँ पर आके बैठ गया है, वर्तिकाग्र तक। ये क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है, अब ये जो परागकण है ये कैसा क्या होता है, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक। ठीक है, अब ये परागकण जो है यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, इसका अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण होगा। तो ये क्या बनाएगा, पराग नली बनाएगा। क्या बनाएगा, पराग नली। और पराग कण में क्या होगा, नर युग्मक होगा। पराग कण में क्या होगा, नर युग्मक होगा। क्या होगा, नर युग्मक। पराग कण में क्या होगा, नर युग्मक। ठीक है, अब ये नर युग्मक कहाँ जाएगा, अंडाशय के पास जाएगा, बीजांड के पास जाएगा। यहाँ पहुंचेगा किसके द्वारा, पराग नली के द्वारा। इस नली के द्वारा कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, बीजांड के पास। ये क्या होता है, अंडाशय होता है। ध्यान से देखना, अंडाशय होता है।
और ये क्या होता है, बीजांड होता है। इस तरह नहीं समझाएगा कोई, ध्यान से देखना, डेफिनेशन लिखा देंगे, तुम समझते रहो कहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। निषेचन क्रिया हम पढ़ रहे हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलन होता है, निषेचन कहलाता है। यदि सिंपल सी लैंग्वेज यानी हमें बहुत साधारण सी लिखना है तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया या मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन निषेचन में हो क्या रहा है, ये लिख लिए हो ना। बहुत सी यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत साधारण सी भाषा में यदि हम उसको समझने की कोशिश करें तो होता क्या क्या है वो देखो। ठीक है, अब देखो ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। अब नर युग्मक का मादा युग्मक से क्या होगा, मिलन, ये जाएगा क्योंकि नर युग्मक क्या नर यानी पराग कण में क्या होता है, नर युग्मक होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, इसका जो केंद्रक है इससे मिलेगा, किससे मिलेगा, बीजांड से। किससे मिलेगा, बीजांड से। और जब बीजांड से मिल जाएगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों से क्या जुड़ जाएंगे और जुड़ने की क्रिया ही कहलाती है निषेचन। ध्यान रखना, अभी अभी हमने बताया है कि नर युग्मक क्या होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित होगा। कैसा होगा, अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। यहां पे जो मादा युग्मक होता है ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। ठीक है, कैसा होता है, अगुणित। अगुणित को हम शो करते हैं एन से। किससे शो करते हैं, एन से। इसको भी किससे शो करेंगे, एन से, स्मॉल एम से, एन। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक अगुणित कोशिका दूसरी अगुणित कोशिका से मिल रही है। देखो नर युग्मक क्या है, एन है, और मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, एन है। अब जब ये एन और ये दूसरा एन दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्या है, युग्मक है। क्या है, युग्मक है। ठीक है, ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक है। ये कैसा है, नर युग्मक है, ये क्या है, मादा युग्मक। इन दोनों के मिलने की क्रिया, यहाँ पे ये जो दोनों मिल रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, निषेचन। क्या कहलाएगी, निषेचन। ध्यान से समझना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, फिर से देखो। देखो नर युग्मक, ठीक है, एन होता है, और मादा युग्मक, मादा युग्मक भी क्या होता है, एन होता है। ठीक है, अब जब ये दोनों एन क्या होंगे, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, और ये क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी। ठीक है, इन दोनों के मिलन की क्रिया कहलाती है निषेचन। किन दोनों की, नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलन की क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, अभी ये दोनों किस अवस्था में था, युग्मक थे। युग्मक से क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। ध्यान रखना, युग्मक से क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, क्या बनेगा, जायगोट। अब ये क्या हो गया, 2n हो गया। ये अभी क्या था, अगुणित था। क्या था, अगुणित था। अगुणित का मतलब जिसका विभाजन नहीं होता है। ये क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। हो गया, द्विगुणित हो गया, 2 का इंटू हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विगुणित। क्या हो गया, द्विगुणित।
तो अगुणित कोशिकाओं से, ये एक तरह के युग्मक क्या है, कोशिका है, युग्मक क्या होती है, कोशिका। तो अगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, द्विगुणित कोशिकाओं का। अगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण हो रहा है, द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ध्यान रखना, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या है, अगुणित कोशिकाएं हो गई। और जब दोनों अगुणित कोशिकाएं मिल रही तो क्या बना रही, द्विगुणित कोशिका बन रहे हैं। और द्विगुणित कोशिका का नाम क्या है, जायगोट है। द्विगुणित कोशिका का नाम क्या है, जायगोट। अब ये जायगोट जब आगे और विकसित होगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण। क्या बनाएगा, भ्रूण। और ये भ्रूण क्या है, द्विगुणित है। भ्रूण भी क्या है, 2n होगा, होगा कि नहीं होगा, ये 2n है तो वो भी 2n होगा। अब भ्रूण आगे जाके विकसित होकर क्या बनाएगा, पुष्प बनाएगा। क्या बनाएगा, पुष्प बनाएगा। भ्रूण आगे जाके क्या बनाएगा, पुष्प। और पुष्प आगे जाके क्या बनाएगा, फल और बीज बनाएगा। फल और बीज बनाएगा। पुष्प आगे जाके क्या बनाएगा, फल और बीज बनाएगा। यही होता है ना, कि नहीं होता है। ये पुष्प में हम पादप में पढ़ रहे हैं, जंतु में नहीं पढ़ रहे हैं। कि पता चला तुम जंतु में बच्चा यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे नहीं। अभी हम सिर्फ किस में पढ़ रहे हैं, पादप में। पादप में हो क्या रहा, ध्यान से रखना। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं काय के लिए पढ़ा हूँ, ठीक है। अगुणित कोशिकाएं, जब दो अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनती है, द्विगुणित कोशिकाएं। अगुणित कोशिकाओं का नाम क्या है, युग्मक। अगुणित कोशिकाओं का नाम क्या है, युग्मक। क्या नाम है, युग्मक। अगुणित कोशिकाओं का क्या नाम है, युग्मक। जब दो युग्मक एक साथ मिलेंगे तो क्या बनाएगा, जायगोट बनेगा। क्या बनाएगा, जायगोट। जायगोट क्या होता है, द्विगुणित होता है। जायगोट जब आगे विकसित होगा तो क्या बनाएगा, भ्रूण। वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। जब भ्रूण आगे विकसित होगा तो क्या बनाएगा, पुष्प। अब जब पुष्प और आगे विकसित होगा तो क्या बनाएगा, फल और बीज। ठीक है, क्या बनाएगा, फल और बीज बनाएगा। तो निषेचन क्या होती है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन या मिलने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया या संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, नर युग्मक देख लो, निषेचन, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, निषेचन, निषेचन में क्या लिखोगे, नर युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने या संयोजन की क्रिया, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने या संयोजन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने या संयोजन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जायगोट का। कंफ्यूज, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने या संयोजन की क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जायगोट का। जायगोट विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण। भ्रूण विकसित होकर पुष्प, पुष्प विकसित होकर फल एवं बीज। इतना समझ में आया कि नहीं, लिख सकते हो, ये लिख लो ना, बना लो ना, ये वाला, उधर वाला नहीं, उधर वाला नहीं, इसको बना लो इसी में। हाँ, उसी के आगे बना लो ना। जो मैंने अभी लिखाया है ये तुम्हारा स्पष्ट रूप से समझा रहा है, बता रहा है कि एक्चुअल में निषेचन हो क्या रहा है। समझ में आया। यदि ये भी आप एग्जाम में बनाते हो और स्पष्ट रूप से लिखते हो तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप क्रिया बता रहे हैं कि एक्चुअल में निषेचन क्रिया हो क्या रही है ना। नर युग्मक हो गए, ये दोनों मिल रहे हैं तो निषेचन क्रिया हो रही। निषेचन के बाद 2n बन रहा है, क्या बन रहा है, जायगोट। ये कैसा है, द्विगुणित। जायगोट विकसित होकर क्या बना रहा, भ्रूण। भ्रूण क्या होता है, द्विगुणित। भ्रूण आगे विकसित होकर क्या बना रहा, पुष्प बना रहा, और पुष्प आगे विकसित होकर क्या बना रहा, फल और बीज बनाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, जल्दी करो।
हो गया कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखें। यदि आपसे पूछा जाता है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है, परागण निषेचन से किस प्रकार से भिन्न है या क्या अंतर है, दोनों में हमें समझ में आ जाएगा क्या ले आएगा। देखो परागण में क्या होता है, परागण क्या होता है, परागण की क्रिया में क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पराग कण आते हैं। देखो इतना लिख लिए ना, देखो इधर देखो, हम आगे आपकी रामायण को समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाए। चलो देखो, यहीं पे हम समझा रहे हैं, ये लिखा जो है सब में हम मिटा दे रहे हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे समझना, डायग्रामेटिक्स में समझा रहा हूँ, थियोरिटिकल नहीं। टेस्ट कब है पता है, संडे को है। चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है जैव प्रक्रम, वो चैप्टर आएगा, उसी से ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव आप, हाँ 6 चैप्टर, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं परागण और एक तरफ हम लिखते हैं निषेचन। हाँ कर लेना, उसी से कर लेना। ये परागण और ये क्या हो गया, निषेचन। दोनों में क्या अंतर क्या है वो देखो, ठीक है। परागण और निषेचन देखो, इसमें क्या होता है, परागण में क्या होता है, इस क्रिया में ये क्वेश्चन आता है परागण? हाँ आता है। इस क्रिया में पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ये देखो आ गया है, ऊपर रखा हुआ है कि नहीं रखा है, ठीक है। इस क्रिया में परागकण कहाँ तक पहुंचता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये देख लो, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है, निषेचन के क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में नर एवं मादा युग्मक का संयोजन या संयोग होता है। इस क्रिया में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है, संयोग। देखो ये जो पराग कण है, ये जाके पराग नर युग्मक कहाँ मिलेगा, मादा युग्मक से। कहाँ मिलेगा, मादा युग्मक से मिलेगा ना बेटा। ये क्या है, नर युग्मक है, और ये क्या है, मादा युग्मक। ये नर युग्मक जाके किससे मिलेगा, मादा युग्मक में। तो यही तो लिखा हूं कि इस क्रिया में नर एवं मादा युग्मक का क्या होता है, संयोग होता है, मिलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, इधर देखो, इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं, लेती हैं कि नहीं। नर युग्मक भी क्या है, अगुणित है, और मादा युग्मक भी क्या है, अगुणित है। अभी समझाया हूं पिछले क्वेश्चन में। उस क्रिया में क्या होता था, नर युग्मक भी क्या होता है, अगुणित होता है, और मादा युग्मक भी क्या होता है, अगुणित होता है। तो इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। और इस क्रिया में क्या होगा, इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं मिलकर
मिलकर द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। गुणित कोशिकाएं बनाती हैं। कैसे? देखो, ये भी क्या है, ये भी क्या है, n है, और ये भी क्या है, n है। और जब n n मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2n। अब इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं, ये भी n है, ये भी n है। तो अभी क्या हो रहा है, परागण हो रहा है। तो ये n, तो यही इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं भाग ले रही, और निषेचन में क्या हो रहा है, ये कोशिकाएं n, ये कोशिकाएं n, दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, 2n बना रही हैं। समझ में आया इतना कि नहीं? अगला पॉइंट, इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं? ठीक है, और इसमें नहीं होती है। इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना। अब देखो, यहां से यहां तक, अब वो तो पहुंच चुका है, वर्तिकाग्र तक पहुंच चुका है, वो मादा जननांग तक पहुंच चुका है। अब उसके आगे अपने खुद काम कर लेगा। समझ में आए? तो माध्यम काय के लिए नहीं पड़ेगी आवश्यकता। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आने तक के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, इस क्रिया में परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस क्रिया में नर एवं मादा युग्मक का संयोग होता है। इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इस क्रिया में दो अगुणित कोशिकाएं मिलकर द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता होती, इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इतना समझ में आया कि नहीं? अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट, में क्या है, परागण क्रिया। इस क्रिया में पुष्प में लिख देते हैं, पुष्प में भौतिक परिवर्तन इस क्रिया में पुष्प के, या कि इस क्रिया में पुष्प में, इस क्रिया, रुको सेंटेंस को चेंज करने हैं। इस क्रिया के लिए पुष्प में भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। इस क्रिया के लिए पुष्प में भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। अब इस क्रिया में क्या होता है, जो युग्मक है, युग्मक का निर्माण हो जाएगा। इस क्रिया में भौतिक परिवर्तन के बाद क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है कि नहीं? इस क्रिया में युग्मनज, जायगोट, भाई निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है, जायगोट। इस क्रिया में युग्मनज को बोलते हैं जायगोट का निर्माण होता है। यानी परागण के लिए में भौतिक परिवर्तन नहीं होता, यानी परागण के लिए पुष्प के भौतिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि नर युग्मक है, मादा युग्मक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट बनेगा, क्योंकि आगे वो विकसित होगा, उसके परिवर्तन होगा ना।
तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण हो जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लिख लो जल्दी। ये कि लास्ट वाला पॉइंट चेंज कर लो। देखो, इस क्रिया के पश्चात, इस क्रिया के पश्चात, इस क्रिया के पश्चात पुष्प फल एवं बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये लिखता हूं। लिख लिए? आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। अगली सभा के लिए कल फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आज हमने पढ़ा क्या क्या है? पहले हमने परागण किया, पर परागण, स्वपरागण, निषेचन, और स्वपरागण पर परागण में अंतर हो गया, और निषेचन और परागण में अंतर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा, यहाँ से पुष्प का पूरा खत्म हो चुका है। जो तुम्हारे चैप्टर में दिया है पुष्प का पूरा खत्म हो चुका है। अब आगे आएगा मानव का, ठीक है, जीव का। ठीक है।